जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो मैं जेसी कोर्स कर रहा था। तो लोगों ने सुनी है कि तोलो लिंक की लड़ाई हो गई, टाइगर हिल की लड़ाई हो गई, मशकों में लड़ाई हुई, बटालिक में हुई। ये टेलीविजन की लड़ाई चल रही है। न्यूक्लियर ब्लास्ट को सरवाइव सिर्फ एक ही जीव कर पाता था, वो था कॉकरोच। हेलो हाय नमस्कार, दिस इज उत्कर्ष प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग टीवी9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो कारगिल विजय दिवस की इस 27वीं वर्षगांठ पर हमें वो कुछ बताने के लिए आए हैं जो शायद दुनिया जानती नहीं है और जानना चाहती है, क्योंकि वो गौरव की गाथा है, वो देश के सम्मान की गाथा है और वो हमारे देश की जीत की गाथा है। तो चलिए आज उस गाथा को सुनने के लिए स्वागत करते हैं रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी का, जो हमें सुनाएंगे वो विजय दिवस की वीर गाथा। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हाँ, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को चुना बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बताइएगा, आप किस रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, आपने कितने लंबे समय के लिए भारतीय सेना में सर्व करा और देश की सेवा करी। सबसे पहले तो मैं चौथी जनरेशन हूँ फौज में, और मेरे दादा परदादा इन्होंने राजपूत रेजिमेंट में वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया। उसके बाद में मेरे फादर फौज में आए एज एन ऑफिसर, वो सिख लाइट रेजिमेंट में थे, और मैं भी जब कमीशन हुआ तो सिख लाइट रेजिमेंट में ही कमीशन हुआ। मेरे फादर मेरे हीरो थे और उनको देखकर मेरे को बहुत प्रेरणा मिली, और मैंने ये ठान लिया था कि मैंने अगर कुछ करना है तो फौज का अधिकारी बनना है, और वो भी सिखलाई में बनना है। तो आई वॉज वेरी क्लियर। और मेरे से कई लोग पूछते थे कि अगर ये ना कर पाए तो क्या होगा, तो मैं हमेशा ये बोला करता था कि मेरे इसमें अगर मगर वाला कोई सीन नहीं है। अगर मैंने ये बोल दिया कि ये मैंने ये करना है तो ये मैंने करना है। एंड इस वाले जज्बे के साथ में हम फौज में आए, फौज में कमीशन हुए, 9 सिखलाई में कमीशन हुए, पूरी नौकरी करी, जिसके अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पे नौकरी करी, खूब लड़ाइयाँ लड़ी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइनीज़ के सामने भी खड़े हुए। चाइनीज़ के साथ में खैर उन दिनों में कोई झड़प वगैरह नहीं थी, तो उनसे बातचीतें भी करी, बॉर्डर मीटिंग्स भी करी, उनको भी समझा। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भी नौकरी करी, बर्फ़ से भी लड़े, टेम्परेचर से भी लड़े, और पाकिस्तान से भी लड़े। बम भी देखे, गोलियां भी चलाईं, साथी शहीद भी हुए। और इस तरीके से आगे चलते चलते उसी पलटन को हमने कमांड भी किया जिस पलटन में हम कमीशन हुए थे। असम की इंसर्जेंसी लड़ी, उल्फा, राबो, वाइपर आर्मी, गारो नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इन सारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लड़ाई लड़ी। वहाँ भी अच्छी शोहरत कमाई पलटन ने। और ये सब कार्रवाई करने के बाद में फिर आई डिसाइडेड टू हैंग माई बूट्स, वो छोड़ दिया, और फिर आप लोगों के साथ भी जुड़े हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, तो अब वो भी सिलसिला चल रहा है। तो सर ये सफर सेना के साथ कौन से साल में शुरू हुआ था? दिमागी तौर पर तो शुरू हो गया था जब मैं शायद 5वीं 6ठी क्लास में था और एक्चुअल में ये सफर शुरू हुआ था जब मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी थी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी मैंने 89 में ज्वाइन करी थी, और 91 में मैं कमीशन हो गया था। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैंने आपको बताया ना कि मैंने जब एक बार ठान लिया कि मैंने ये करना है तो मैंने वो करना है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक आपको इस पागलपन का एक मैं उदाहरण दूंगा। मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, और मैथ्स में बहुत कमजोर था। तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, बीएससी हो गई, फर्स्ट ईयर हो गया किसी तरह, मतलब कि क्या बोलूं मैं तो फिर मैंने कहा ये अपने बस की नहीं है, तो मैं आर्ट्स में स्विच मार दिया। एनडीए के मैंने सारे पेपर दिए, 6 के 6 अटेम्प्ट। मेरे दोस्त कहते हैं तेरी तो तस्वीर लगी होगी यूपीएससी में, क्योंकि हर बार उसका एक वो देना पड़ता था, क्या कहते हैं, एक वो ड्राफ्ट जाता था, मेरे को याद है 35 रुपए का ड्राफ्ट जाता था। तो मैंने 35 रुपए 6 बार दिए हैं। तो वो कहते हैं यार तूने जितने शिद्दत से तूने एनडीए का एग्जाम दिया, यूपीएससी वालों ने तेरी पक्का तस्वीर लगाई होगी कि यार ये बड़ा डेडिकेटेड है।
तो वो एनडीए कभी पास नहीं हुआ। और एनडीए इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि मैथ्स में हमेशा फेल हो जाते थे। तो मेरे को ये रियलिटी चेक हुआ कि बॉस, अगर ये मैथ्स नहीं आप काबू करेंगे, आप फौज में नहीं जा पाएंगे। तो मैंने अपने फाइनल ईयर में मैंने कहा बीए तो ऐसे ही हो जाती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने मैथ्स पढ़नी शुरू करी और मैंने मैथ्स तकरीबन 7-8 महीने मैंने डेडिकेटेड तरीके से पढ़ी, अपने आप से पढ़ी। एवरेज आप मान के चलिए 10 से 13 घंटे आई यूज्ड टू स्टडी मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट डेली। और मैंने 8वीं क्लास से पढ़ना शुरू किया मैथमेटिक्स की किताबें, 8वीं से लेके 12वीं तक। और मैं इतना मास्टर हो गया था मैथमेटिक्स में उन 6-8 महीने के दौरान कि जब मैंने आईएमए दिया था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तो मेरी जो रिटन की और जो वो रैंकिंग थी काफी अच्छी आई थी वो। एंड मैथ्स के अंदर आई एम वेरी श्योर, क्योंकि नंबर तो फिर बाद में डिस्क्लोज नहीं होते, वो बहुत अच्छे आए होंगे क्योंकि मेरा वो टॉप क्लास, बाकी अंग्रेजी में, आपके साइंस में और अदरवाइज तो मेरे को ठीक था, बट यहां पे मैं मार खाता था। तो क्योंकि मैंने ये बना रखा था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, तो मैंने आई फॉट अगेंस्ट द ऑड्स, आई फॉट विद माई सेल्फ, कि जो काम नहीं कर सकते हैं वो ही करना। So once you have decided कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर ही बनना है, उसके बाद जितनी भी आपको लगा कि ये चीज अड़चन बन सकती है, आपने उसी को खत्म कर दिया। तो वो खत्म कर दिया। और उसके बाद में फिर जब ये हालत हो गई कि, और अच्छी बात मेरे लिए ये हुई कि एसएसबी क्लियर करने और आईएमए ज्वाइन करने के बीच में टाइम था। जून 89 में ज्वाइन किया था और पढ़ाई लिखाई में इतने फर्स्ट क्लास हो गए थे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स के और इन सब के फॉर्मूलेज और ये वो टकाटक हो गया था काम। तो मैं 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के ट्यूशन भी लेने लग गया था, एंड आई मेड अ पॉकेट मनी आल्सो फॉर माई सेल्फ। सो ये मैं वो बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति से बीएससी फर्स्ट ईयर कंपार्टमेंट और वो सब करते करते बहुत मुश्किल से पास हुई थी, कि मतलब कि पास होने लायक नहीं थे, वो व्यक्ति बाद में मैथ्स और फिजिक्स के ट्यूशन भी पढ़ा रहा था। और वो बच्चों ने अच्छा भी किया, मेरे को बड़ा मजा भी आया इस चीज को लेकर। और खुद भी आई वॉज एट द टॉप ऑफ द लेवल एट दैट टाइम। और 6 months to 8 months, I don't remember exactly, but average मेरे को याद है अभी भी कि 10 से 13 घंटे। So more than motivation, here is a consistency. Consistent हो गए थे आप, and you were like कि मुझे मैथमेटिक्स करना है, डेली करना है और इस ऑब्स्टेकल को कहीं ना कहीं खत्म कर देना है। अगर इसको ऑफिसर लाइक क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कि आजकल मैं देखता हूं कि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, मैंने क्या करना है ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसको हासिल करने के लिए आप में जोश और जज्बा होना चाहिए। तो अगर आप में ये जोश और जज्बा नहीं होगा तो आप मैथ्स भी नहीं पढ़ पाएंगे और कारगिल की पहाड़ी पे भी नहीं चढ़ पाएंगे। तो अब बात कारगिल की पहाड़ी पर आई गई है सर, तो सीधा चलते हैं साल 1999 के दौर में। एक नई सदी की शुरुआत होने वाली थी, एक नया एरा शुरू होने वाला था, और उससे ही पहले कुछ ऐसा माहौल बनता है भारत के अंदर, भारत के पड़ोसी के साथ, कि सारा का सारा फोकस एक नए डिकेड की शुरुआत से वहां पर चला जाता है। तो सर वो कैसा दौर था, क्या कुछ उस दौरान चल रहा था? आप तो फ्रंट लाइन पर थे सर, तो क्या कुछ हुआ उस दौरान, किसकी क्या भूमिका रही, आपके पास क्या कुछ है, हम बताएं। देखिए, जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो मैं जेसी कोर्स कर रहा था, और उस समय कोसोवो का युद्ध हुआ था। अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स ने बमबारी करी थी, और हम जब सवेरे उठे तो हम बड़े एक्साइटेड, यंग सोल्जर्स, यंग ब्लड, वाओ यार, विजुअल्स देखे टेलीविजन पे, बहुत एक्साइटमेंट हो गई। और उसी के कुछ ही दिन के बाद हुआ कि जी इंडिया के कारगिल के इलाके में घुसपैठ हो गई है, और ये हो गया वो हो गया। तो हमारा 3 महीने का कोर्स था, वो एकदम से कट शॉर्ट हो गया, और लोगों को फिर हुआ कि भाई अभी जल्दी कोर्स खत्म करके अपनी अपनी यूनिटों में जाइए। आर्मी का जनरल मोबिलाइजेशन हो गया था, शुरू हो चुका था, और जनरल मोबिलाइजेशन के अंदर मतलब कि राजस्थान पंजाब साइड में भी आर्मी जो है डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया। यू नेवर नो, जब लड़ाई छिड़ गई है और कहाँ पे किस तरफ जाएगी कहानी तो कुछ पता नहीं है। तो फिर वो हुआ, फिर वो सौरभ कालिया की खबर आई, फिर वो आपके
एयर स्ट्राइक शुरू हो गई। और जब ये पूरा खेल शुरू हो गया तो हमारा कोर्स भी तब ख़त्म होने को आया और हम भी यूनिट की तरफ रवानगी के लिए तैयार हुए। उससे पहले कि मैं उस रवानगी की बात करूं, मेरे को एक बड़ी दिलचस्प चीज याद है। हम महू में थे, महू इंदौर, जहां पे हमारे कोर्स होते हैं। और एक रेस्टोरेंट था, बड़ा फेमस था हम लोगों में, आज भी होगा शायद, नटराज रेस्टोरेंट था तब। तो हम शाम को उधर गए, एक्साइटमेंट तो था ही इन एयर, तो हम गए खाना वाना खाने के लिए। तो हमने देखा कि यार बड़े नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और बड़ा, मैंने कहा यार बड़ा जोश है, जज्बा है। तो पता लगा कि साहब ये वंदे मातरम के नारे तुम्हारे लिए नहीं लग रहे हैं, वो भारत ने कुछ क्रिकेट का मैच जीत लिया था उसके लिए लग रहा है बिल्कुल, और जुलूस निकल रहा है। और मैंने कहा यार देश युद्ध में है और यहां पे क्रिकेट का जुनून चला हुआ है। अगले दिन से और ज्यादातर टेलीविजन कवरेज में भी क्रिकेट 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 चल रहा था, ये भी चल रहा था लेकिन क्रिकेट ज्यादा चल रहा था। जब वो क्रिकेट का बुखार उतर गया, फिर अगले दिन से फिर आप नैरेटिव देख रहे हैं कि चेंज हुआ है। तो ये मेरे को एक बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार लड़ाई शुरू हो गई है और यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। तो दोहरी क्रिकेट का भी शायद कुछ है। हाँ, और उस टाइम में सोशल मीडिया वाली नैरेटिव बिल्डिंग उस तरीके से भी नहीं थी, तो वो जो भी था दौर, तो ये एक इंटरेस्टिंग ये था। फिर हम अपनी कोर्स हमारा खत्म हो गया, अपने अपने यूनिट चले गए। तो मैं उस समय 19 राष्ट्रीय राइफल में था, और जब मैं कोर्स करने गया था तो मैं कुपवाड़ा से गया था। और रीऑर्बिटिंग हो गई। रीऑर्बिटिंग का मतलब है कि फॉर्मेशंस, जैसे डिवीजन हेडक्वार्टर है, डिवीजन है, तो हम 25 डिवीजन में थे, तो हमको वहां से निकालकर 8 माउंटेन डिव में डाल दिया गया। 8 माउंटेन डिव ने कारगिल का युद्ध लड़ा है, तो हमको 25 डिव से निकालकर 8 माउंटेन डिव में डाल दिया कि अब आप कारगिल के युद्ध के अंदर शरीक हो। हमारा रोल बड़ा यूनिक था, क्योंकि हम राष्ट्रीय राइफल की यूनिट थे, तो हम वो अटैक वाले उस फॉर्मेशन, वो वाले यूनिट नहीं थे। वो रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट जो थी वो ये काम कर रही थी, लेकिन हम जो काम कर रहे थे वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, और वो था आपको रियर एरिया की सिक्योरिटी बनाना, और जो पूरी लाइफलाइन थी, यानी कि श्रीनगर से लेकर और कारगिल तक जो वो पूरी रोड थी, उसका एक हिस्सा हमें दिया गया था कि ये रोड जो है बंद नहीं होना चाहिए। 24 आवर इंटू 7 ये खुला होना चाहिए, दिन और रात। Because it's very important, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट जाना है, रसद जाना है, और जितना आर्टिलरी का और एमिनिशन, बफोर्स तोप के गोले वहां चले हैं, अगर आप पुरानी तस्वीरें खंगालें उस टाइम की, तो टाइगर हिल का जो टॉप है वो काला हो गया है तोप के गोलों से। हजारों लाखों गोले चले, और भारत के पास में ये गोले खत्म हो चुके थे, तो साउथ अफ्रीका और इजराइल से गोले आए हैं, और पूरी रात एमिनिशन कॉन्वॉयज चलती थी। एमिनिशन कॉन्वॉयज ये गोले लेके जाती थी, अगले दिन ये कॉन्वॉयज वापस जाती थी, और उन कॉन्वॉयज में से 1, 2, 3 गाड़ियां ऐसी होती थी जिनके ऊपर काले झंडे लगे होते थे। उसमें डेड बॉडीज नीचे आ रही होती थी, और हम लोगों का काम था इसको रोकना, इसके ऊपर हमला रोकना, क्योंकि दुश्मन का पूरा जोर था कि ऊपर जो लड़ाई हो रही है, अगर हम ये लाइन को काट दें तो रसद गोला वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किल्लत हो जाएगी, और हम हावी हो जाएंगे। तो ये इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस था, और इस दौरान हमारी यूनिट के ऊपर कई सारे हमले हुए हैं। इस दौरान हमारी यूनिट ने कुछ जवान भी शहीद किए, हमारे ऊपर आईडी हमले हुए, हमारे ऊपर आतंकवादियों ने हमले करे, और काफी हमले इस दौरान हुए। और इससे भी ज्यादा जो कठिन काम था वो ये, एक तो रोड का वो था, फिर उसके बाद में इमीडिएटली कारगिल के पीछे वाला जो इलाका था वो एकदम, वहां पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। तो बहुत बड़ा डर ये था कि कहीं इन्फिल्ट्रेटर्स आके यहां ना बैठ जाएं, यानी हम में और कारगिल की पहाड़ियों के बीच में ना बैठ जाएं। तो उस इलाके की पेट्रोलिंग करना, वहां भी एनकाउंटर्स चले लोगों के,
तो लड़ाई जो आपने कहा ना कि वो बताएंगे जो कि लोगों ने सुनी नहीं है, तो लोगों ने सुनी है कि जी तोलो लिंक की लड़ाई हो गई, टाइगर हिल की लड़ाई हो गई, मशकों में लड़ाई हुई, बटालिक में हुई। ये टेलीविजन की लड़ाई चल रही थी, टेलीविजन में ये दिखाया गया, लेकिन कैमरे के पीछे जो लड़ाई चल रही थी और ज्यादा बड़ी थी, वो बहुत ही अनसर्टेन थी, बहुत बड़े इलाके में थी और अनग्लैमरस थी। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने वहां भी जाने दी, शहीद हुए और दिनों रात एक करी, लोग सोए नहीं, लोगों के ऊपर इतना स्ट्रेस था, कई लोग मानसिक संतुलन भी खो गए, क्योंकि जहां पे एक्शन धीरे धीरे होता है लेकिन एक्शन का डर रहता है 24 घंटे के आया 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 आया, वो अगर आपके दिमाग पर हावी हो जाए तो आपका मानसिक संतुलन भी खो जाता है। और ऐसा भी इक्का दुक्का केस हुए और हमारे जो पूरे ब्रिगेड के अंदर जो 3-4 पलटने थी, बड़े फेमस वहां पर एक्शन हुआ उसी इलाके में, इसी पैच के अंदर। आपके पास हाँ, पूरा इनका मकसद ये था कि हम इस रोड को ब्लॉक कर दें या उड़ा दें, किसी तरीके से इसे खत्म कर दें, जिस तरीके तो से रसद ना हो। हमारे कई सारे लोग इसमें शहीद हुए भारतीय सेना के। और तो ये है। फिर सर जब जुलाई शुरू हुआ और 20 जुलाई हो गया, 21 जुलाई हो गया और 26 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन जिसे विजय दिवस का नाम दिया गया, वो करीब आने लगा था, तो हवा में जो एक डर का माहौल था, एक खौफ का माहौल था, एक उदासी भी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने साथी भी शहीद हो रहे थे। क्या वो तब थोड़ी थोड़ी एक खुशी की तरफ बदलने लगी थी? बड़ी इंटरेस्टिंग बात फौज की ये होती है कि जब ऑपरेशंस चल रहे होते हैं तो हम लोग हमारे इमोशंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हम लोग अपने साथियों के लिए शायद इमोशनल होते हैं, बट उतना टाइम नहीं होता इमोशनल होने के लिए। मैंने आपको मैथमेटिक्स की कहानी सुनाई ना, तो आप, मेरे को ये याद नहीं कि मेरे कितने पेन टूट गए या कितनी पेंसिल खराब हो गई या पढ़ते पढ़ते बल्ब कितने फ्यूज हुए, ये सब मेरे को याद नहीं है। उस टाइम में लगा अबे यार ये बल्ब फ्यूज हो गया, पहले वो बल्ब वाला जमाना था ना, अरे यार बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा बल्ब लाओ, ये लाओ, लाइट चलेगी, मोमबत्ती जला लो। लेकिन कितनी मोमबत्तियां खर्च हुई, कितने बल्ब फ्यूज हुए उस समय, क्योंकि आप किसी मुद्दे पर चल रहे हैं। तो वो होता है, वो बाद में अब सोचते हैं, अब याद करते हैं, तो अब इमोशनल होते हैं। तो खुशी और गमी का टाइम नहीं था उस समय। जो हमारे साथी जो लड़ रहे थे फ्रंट लाइन पर, उनके लिए टास्क बड़ा सिंपल था कि ये कैप्चर करना है। अगर आप कैप्चर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पाए तो आप नहीं कर पाए तो पीछे से दूसरे आ रहे हैं वो करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे तो तीसरे आ रहे हैं। आपका मिटना, होना, ना होना, खुश होना, दुखी होना कोई मायने नहीं है। आइडिया है कि देश की जमीन पर जो बैठा हुआ है उसको वहां से हटाना, बस फोकस, चिड़िया की आंख, बस, और कुछ नहीं है। तो मेरे कई सारे दोस्त खत्म भी हुए और अभी सोचते हैं तो बहुत दुख भी लगता है। और बहुत जांबाज मेरे कोर्समेट्स रहे हैं। बगैर नाम लिए एक स्टोरी वो भी सुनाऊंगा मैं आपको। एक मेरे कोर्समेट हैं, पैरा कमांडो के हैं और बहुत ही जांबाज और बहुत ही अमेजिंग फौजी रहे हैं। उनको एक टास्क था एक पहाड़ी को कैप्चर करने का, क्योंकि वो पैरा कमांडो हैं तो सीधा तो काम कर नहीं सकते सीधे काम करने के लिए तो हम लोग हैं इन्फेंट्री वाले, वो पैरा कमांडो है। तो वो दुश्मन के पीछे गए और पीछे पूरी चट्टान थी। तो मेरा ये दोस्त जो था इस चट्टान के ऊपर चढ़ा अपने टीम के साथ में। ऊपर जाकर, पहाड़ी की चोटी पर जाकर वो देखता है कि दुश्मन जो है उसने सारा अपना मुंह और सारे डिफेंसेस कारगिल की तरफ करे और लड़ाई चल रही है। वो
दिमागी तौर पर मुतमईन है कि पीछे से तो आ ही नहीं सकता, खड़ी चट्टान है, मतलब कि ऊपर से पत्थर गिराओ तो वो कई 100 मीटर जाके नीचे गिरेगा। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज अनइमेजिनेबल, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब समझ गए ना। तो जहां नहीं हो सकता वहां पे होने के लिए ये पैरा कमांडो चढ़े। ऊपर चढ़ के इन्होंने एंकर लगाया, एंकर एज इन आपका वाला एंकर नहीं, वो एंकर लगा, उसमें रोप लगी, रोप्स नीचे गई और पूरी टुकड़ी ऊपर चढ़ी। ऊपर चढ़ने के बाद इन्होंने पीछे से, जब सब बंकरों में आगे लड़ रहे थे, पीछे से इन्होंने धावा बोल दिया, इन्होंने वो पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके अंदर उनका एक हवलदार, जिसकी वो अभी भी बड़ी वो करते हैं, एक बम आके गिरा जिससे उसकी दोनों पैर उड़ गए, उसके पैर उड़ गए, पैर उड़ चुके हैं, और वो पैर उड़ी अवस्था में भी अपना जो काम था रेंग के करके वो करता रहा। और ऑब्वियस सी बात है कि वो ब्लीडिंग से मर ही गया, वो ज्यादा देर नहीं टिका, लेकिन जब तक भी रहा उसका जज्बा कम नहीं हुआ और उसने अपना मोर्चा भी नहीं छोड़ा, कार्रवाई करी, काउंटर अटैक हुआ। उसके बाद में थोड़ी सी पोस्ट पे पाकिस्तान ने फिर कब्जा कर लिया, उसके बाद में और लड़ाई चली और इवेंचुअली तो खैर सब कुछ कैप्चर कर ही लिया। तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं। तो सर, क्या भारतीय सेना के जवान जो होते हैं किसी अलग मिट्टी के बने हैं? क्योंकि ये जो जज्बा है अपने देश के लिए मर मिट जाने का, ये कहाँ से आता है कि कैसे आदमी इतना मजबूत हो जाता है? क्योंकि यू हैव बीन थ्रू ऑल दैट, आप कैसे दिल इतना मजबूत कर लेता है वो व्यक्ति? घर, क्योंकि पीछे परिवार भी है, परिवार सब कुछ कोई याद नहीं आता ना, कोई परिवार याद आता है ना, कोई कुछ नहीं है। वो बॉर्डर पिक्चर में संदेशे आते हैं और ये चिट्ठी आती है और वो बीवी की और गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, सब बकवास है। कोई किसी के पास टाइम नहीं होता है, कोई जज्बातों का इतना टाइम ही नहीं है यार, कोई टाइम ही नहीं, देयर इज नो टाइम। ये अंडरलाइन है वन। दूसरी चीज की कहां से आते हैं ये सब? आप ही के घरों से आते हैं, आप ही के भाई बंधु दोस्त, ये सब वहीं से आते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो कि, और ये मतलब कि अलग कैसे होते हैं, तो अलग कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिक्स वाले। वो आप उनको जुनूनी कह सकते हैं, आप उनको पागल कह सकते हैं, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, मतलब आप but they are different. they are I will not like to call them different, but they are they have their own cause and motivation. एक अलग ही जज्बा होता है वो। बिल्कुल। और यही सिलेक्शन प्रोसेस में यही ढूंढा जाता है कि कौन है वो। तो कौन है वो के चक्कर में लोग जाते हैं, कुछ लोग सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे वापस आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, आप कारगिल युद्ध की चलो हमने बात करी है सर, इसके अलावा भी आपकी पोस्टिंग्स कहीं ज्यादा सेंसिटिव एरियाज में रही है। फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ इंडिया के सर, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम आज भी प्रिवेल करती है और वो आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है तब क्या प्रॉब्लम थी और आज के समय में व्हेन वी आर इन 2026 वो समय कैसे उस समस्या ने अपना रूप बदल लिया? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की समस्या सबसे बड़ी जो मेरे को लगती है वो निग्लेक्ट की थी। निग्लेक्टेड था, अनवांटेड टाइप ऐसा लगता था, लोगों के साथ में ना भावनात्मक जुड़ाव था, ना कोई उस तरीके से जुड़ाव था, लोगों को पता ही नहीं था और बहुत लेट तक नहीं पता था। उनको चिंकी चिंकी बोलना, उनको मतलब रेसिज्म, रेसिस्ट टाइप एटीट्यूड था। तो एक फीलिंग ऑफ एनिलेशन, वो थी कहानी। दूसरी चीज, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं था, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तीसरी चीज, वहां पे घुसपैठ बहुत थी, बॉर्डर्स पोरस थे, म्यांमार, बांग्लादेश, तो नेबरिंग कंट्रीज ने भी खूब खेल खेला, हथियार भेजे और ये सारी चीजें। फिर वहां के लोगों का एटीट्यूड भी उस टाइप का नहीं है, थोड़ा सा मस्त मौला किस्म के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा फेमस है कि वहाँ पे 3 जीज काम करते हैं, गन्स, गर्ल्स और गिटार। तो आपके पास में बस ये 3 जी पे ही पूरा खेल चलता है। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, गन, गर्ल्स और गिटार के साथ साथ वहाँ पे डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे विजन है, वहाँ पे अभी फ्यूचर तलाशते हैं। तो
दुनिया एजुकेशन की तरफ चल पड़ी है, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो गया है। तो पहले ये सब नहीं था, और उस लैक ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से मेरे को लगता है कि बहुत इश्यूज थे। अदरवाइज दे आर वेरी गुड पीपल, बहुत ही सेंसिटिव लोग हैं, बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं, और अगर आप उनको ढंग से समझ पाएंगे तो मेरे ख्याल से, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में कहूँ तो मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा कि पूरे इंडिया के सारे लोगों को, अगर मैं, क्योंकि मैं भारत के हर एक प्रदेश में या तो नौकरी करी है, या वहाँ पर मैंने एक्सरसाइज करी है, या कुछ ना कुछ मैंने किया है, वहाँ पे मैंने इंटरेक्ट किया है, तो सबसे बेहतरीन अगर लोग मैं किसी को मानता हूँ तो वो मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मानता हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा रिगार्ड है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। दे आर वेरी गुड पीपल। सो यू हैव बीन देयर फॉर हाउ मच लॉन्ग, मतलब कितना समय आपने एज इन सर्विस वहाँ पे बिताया? नॉर्थ ईस्ट में मैंने एक तो काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर स्कूल में मैंने कोर्स किया, एक सबसे पहला। दूसरा, मैंने वहाँ पे कमांड करी है अपनी यूनिट, तो मैं तकरीबन शायद 1.5 साल वहाँ पे रहा हूँ एज ए सीओ। ओके, एज ए सीओ मैं वहाँ रहा हूँ, तो मेरा एक पर्सपेक्टिव है। मैंने वहाँ पे गारो राभा क्लैशेस देखे हैं, बहुत अपफ्रंट देखे हैं, और मेरा वहाँ पर तजुर्बा बड़ा यूनिक रहा है। जब गारो और राभा, ये दो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल कल्चर है आज भी ट्राइब, हाँ, आज भी वही है। हाँ, तो मेघालय और आसाम के ये जो ट्राइब्स हैं, इनमें झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो बहुत घर वर जल गए, पूरा हुआ, बीबीसी कवरेज हुआ, अपने इंडियन मीडिया ने भी खूब कवरेज किया उसका, और बड़ा खेल हुआ। और एक बड़े फेमस पार्लियामेंटेरियन थे पीए सांगमा, जी जी बिल्कुल, वो अपने लड़के और अपनी डॉटर के साथ या कोई ऐसे करके था, वो फंस गए उधर। ओके, वो फंस गए, वो गुवाहाटी से जा रहे थे तूरा, और लोगों ने घेर लिया और बड़ा सिचुएशन बन गई। तो मेरे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमिश्नर गोलपाड़ा का कॉल आया कि ऐसे ऐसे है, सिचुएशन बड़ी है, वो एसपी जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आप जल्दी आ जाइए। तो मैं तो अपना चिल्ड आउट था, मैंने अपनी गाड़ी मंगाई, अपने क्यूआरटी के बंदे बिठाए 4-5, एक गाड़ी पीछे ले चले गए। तो उसने, कलेक्टर ने मेरे से पूछा कि कर्नल साहब कितने लोग लेके जा रहे हैं? मैंने कहा 7-8 होंगे। वो जोर से चिल्लाने लग गए मेरे ऊपर। मैंने कहा आप अपनी आवाज़ नीचे रखिए, पहले तो आपसे नहीं हो रहा ना काम, आपसे नहीं हो रहा तो आप अपना मुंह बंद रखिए। तो वो थोड़ा और बढ़ के, तो मैंने उन्हीं की भाषा में और अच्छी भाषा में मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आप अपने कमरे में वहीं रहिए, आप मुंह बंद रखिए, आप छोड़ दीजिए। बहुत ही तल्ख हो गया था काम, और गाली गलौज हो गई थी। उसको समझ नहीं आया कि ये कर्नल साहब पागल है क्या, ये 7-8 लोग लेके जा रहे हैं, वहां मेरा एसपी खड़ा हुआ है, वहां पे सीआरपीएफ है, और वो सब डरे हुए हैं, पुलिस भाग गई है, और सांगमा साहब के ऊपर पत्थर चल रहे हैं, और ये आदमी साला 6 आदमी लेके जा रहा है यार। इट्स अ बिग नेम, इट्स अ बिग नेम ऑफ कंट्री। ये क्या कर रहा है यार, ये क्या मतलब उसको। तो मैंने कहा तू अपना काम कर, तेरे को नहीं पता ना मेरा क्या काम है। जब मैं वहां पहुंचा तो, और मैं बिल्कुल पूरा रेड लाइट लगा के टाउ डाउ 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 करते हुए पूरे गए, और जैसे ही हम पहुंचे कि आर्मी 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 आई, क्राउड अपने आप साइड में हो गया। मैं गाड़ी से उतरा, सांगमा साहब के पास में पहुंचा, हाथ मिलाया, मैं कहा सर नथिंग टू वरी, नाउ यू आर इन सेफ हैंड्स। दिस इज व्हाट ब्रांड वैल्यू। और 6 लोगों के साथ में, मात्र 6 लोगों के साथ में, जो मेरे पीछे जिप्सी में 6 थे, मेरा ड्राइवर, मैं, और मेरे साथ मेरे पीछे मेजर साहब थे, जो आज की तारीख में ब्रिगेडियर हैं, एंड ही सर्विंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, अ वेरी ग्रेट गाय, और उनको सेना मेडल भी दिलवाया, अमेजिंग गाय। एंड तो वहां से हम पीए सांगमा को लेके गए और तुरा बॉर्डर तक लेके आए। वहां पर डीजीपी मेघालय मिले, उनको हैंडओवर किया। डीजीपी मेघालय ने कहा कि सर कल मिलते हैं आपसे। तो जब कल हुआ तो उन्होंने एक लंच रखा हुआ था, तो लंच पे मिले। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या है, ऐसा व्हाट इज देयर इन यू गाइस। अब व्हाट इज देयर इन यू गाइस में मेरे पास में फोटोग्राफ्स हैं, अगर मेरे को लगा तो मैं आपको शेयर करूंगा, आप इसको लगाइएगा। वहां पे जितना ट्राइब था, कोई भाले, तलवारें, कोई कट्टे,
ट्विस्टल, ये वो सब बहुत सारे लोग जो कि पुलिस को दौड़ा रहे थे वो, और पुलिस के कंट्रोल में नहीं था। हम लोग 10-10 की टुकड़ियों में गाड़ियां भेज देते थे, उतरने की भी जरूरत नहीं थी, बस ऐसे ही घूम के आ जाते थे, लोग अपना शांत हो जाते थे। तो हमने डीजीपी साहब को बताया कि आदमी हम भी वही हैं जो आप हैं, भारत सरकार के नुमाइंदे आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन मेरी क्रेडिबिलिटी है, मैं कंपैरेटिवली मैं ऑनेस्ट हूं और मैं आम आदमी को ठगता नहीं हूं, मैं लूटता नहीं हूं, मैं परेशान नहीं करता हूं। तो ही गेट के करना साहब, यू आर मेकिंग मी एम्बैरेस्ड। मैंने कहा आई एम गिविंग यू अ रियलिटी चेक, दैट्स द डिफरेंस। इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। सो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो बाद में कलेक्टर साहब से मिला भी, तो कलेक्टर सही हुई होगी, क्योंकि वहां पे सिंपल है। इनफैक्ट ही वाज अपोलोजेटिक, ही शुड बी एट दैट टाइम। हाँ, मैंने कहा कि आई नो माई वर्क, मेरी जिंदगी इसी काम में निकल गई, मेरे को पता है क्या करना है, और मेरे को पता है कि जहां पे काम नहीं चलेगा तो मैं फिर अपने हिसाब से आऊंगा, फिर जब मैं आऊंगा अपने हिसाब से तो वो एक डिफरेंट अरे फिर तो अलग, फिर तो माहौल अलग हो जाएगा भाई, फिर तो इट्स आर्मी ऑन द एक्शन। हाँ, फिर वो अलग चीज है। लेकिन आपने जैसे कहानी सुनी, जैसे मैंने देखा, मैं कहा ये तो मेरे लिए कोई, वो उन्होंने इंसिस्ट किया मेरे को, वो जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर का भी कॉल आया कि कर्नल साहब आप खुद जाइएगा, ये कोई जूनियर ऑफिसर से नहीं होगा। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं। तो एक मेजर साहब गए थे मेरे साथ में, लेकिन वो 6 लोगों में आराम से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, नथिंग। So this is what image is. This is इमेज, what Image. image depicts. दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो इमेज, रीडिंग द सिचुएशन, कैचिंग द परसेप्शन, क्विक प्लानिंग एंड एक्शन। So this is sum up of all, and in a right proportionate. प्रोफेशनलिज्म आर्मी का इज डिफरेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी से गलती नहीं होती है, गलतियां हमसे भी हुई हैं, कई बारी कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है, बट बाय एंड लार्ज मैं ये बिल्कुल बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आर्मी ज्यादा दूध की धुली है, करप्शन यहां भी होता है, सारे काम यहां भी हो जाते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन Is low बहुत कम, as compared. एज कंपेयर, बहुत कम। ये चीज अंडरलाइन है, और इसी वजह से आपकी क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल सर। सर, एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ में कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां वो चाहता है कि वो पोस्टेड, बिकॉज कश्मीर इज अ प्लेस जहां उसे एक्चुअल एक्शन करने का मौका ऑफनली मिलता रहता है। सो आप कश्मीर में भी रहे? मैं कश्मीर में रहा। मैं यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अपन पुंछ में रहे, अपन कुपवाड़ा के 2 टेन्योर करे, तंगधार और कुपवाड़ा प्रॉपर, फिर गांदरबल में रहा। तो ये 4 जगहों को मैंने कवर किया। उसके बाद में फिर जब जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड था तो लद्दाख में नौकरी करी, सियाचिन पे नौकरी करी। तो पूरे कुल मिला के 6 जगहों पर मैंने स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी करी, और आधी से ज़्यादा मेरी नौकरी वहीं की है। बहुत एक्शन लड़ा है मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, स्मॉल आर्म्स यानी कि लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन, और ये मैं लोगों की भाषा के लिए बता रहा हूँ, AK-47 ग्रेनेड, ये वो सब खेला है। आर्टिलरी तोपों के गोले भी देखे हैं, मोटार फायरिंग भी देखी है, करी भी है, झेला भी है, ये सब काम भी किया है। और इंसर्जेंसी में मैंने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई एम नॉट वेरी श्योर, 11 या 13 हाइडआउट्स बस्ट किए हैं। मैंने आतंकवादी भी काफ़ी मारे हैं, और मेरे को खुद भारतीय सेना और भारत सरकार ने सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड दिया है फॉर दीज एक्शंस ओनली। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें थोड़ी क्रेडिबिलिटी डालने के लिए नहीं तो बोले यार ऐसी कहानी सुना रहे हो यार तुम, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने मतलब बोले कि हाँ यार तुम दिलेर आदमी हो यार, आपने काम किया यार, ये तेरे को देते मेडल दे, लगा 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 लगा। हाँ, तो वो ये, हाँ तो ये अब ठीक है, नेशन इज प्राउड हो गया, तो अपना काम कर रहा था, तो वो हो गया। सो वेल दैट इज वन एस्पेक्ट। तो ये सब है। और
बहुत मजा आया। So sir, in Kashmir, have you ever been through a situation जहां आपको लगा हो कि आज टफ हो गया? हाँ, टफ हो गया है। तो मैं कई बार बोल भी चुका हूँ अपनी अपना जो एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें बड़ी गुत्था की लड़ाई हुई। गुत्था तो नहीं कहूँगा, क्लोज क्वार्टर बैटल हुआ। 3 बजे ये लड़ाई शुरू हुई थी और शाम के 6 बज चुके थे विद टेररिस्ट। सूरज छुप चुका था, फरवरी का महीना था, धुंध होनी शुरू हो गई थी, ठंड भी थी और एक सिचुएशन आ गई थी कि एमिनिशन भी ख़त्म हो गया था और फिर आखिर में ग्रेनेड भी चले और ग्रेनेड नहीं चलते तो फिर शायद संगीन बाजी भी हो जाती, कुछ डैगर डूगर भी चल जाते, लेकिन वाहिगुरु की कृपा रही। वाहिगुरु की कृपा, क्योंकि सिखलाई से हूँ, कड़ा वड़ा पहनता हूँ, तो हम लोग सिख परंपरा को बिलीव करने वाले लोग हैं, तो उसी की हम कृपा भी मानते हैं। और तो आतंकवादियों को हमने ढेर कर दिया, बिल्कुल आप कहेंगे कि बिल्कुल लास्ट में आके, और बिल्कुल क्लोज, नॉट मोर देन 3-4 मीटर या कुछ ऐसी रहा होगा। मतलब कि कैसे मैं बताऊं, जितनी दूर आपका कैमरा लगा है इतनी दूर पे, तो मैंने जब ऐसे पत्थर से देखा तो मरा हुआ दिखा मेरे को, तो शांति मिली कि हो गया कहानी खत्म। उससे पहले, जस्ट उससे 2 मिनट पहले तक तो तड़तड़ और गाली गलौज, माँ बहन चल रही थी भैया। बोथ द साइड, गोलियां गालियां दोनों चल रही थी। वहां से वो चल रहा था, ये चल रहा था, अब ये नहीं पता था कितने क्या है। फिर अचानक से हुआ कि जब बिल्कुल, और एमिनिशन भी खत्म हो गया। पीछे वाले साथी से वो भी मांगी, मैगजीन भी मांगी, वो मैगजीन बदली भी नहीं हो रही है, ठंड के मारे हाथ जमे हुए हैं। फिर ग्रेनेड आया, ग्रेनेड भी उसकी एक अलग कहानी है। तो वो खैर इतने हीट ऑफ द मोमेंट उसने ग्रेनेड, मैंने बोला कि हरबंस ग्रेनेड दे, तो हरबंस ने ग्रेनेड दिया, क्योंकि मेरे से ग्रेनेड का वो पिन, मेरे हाथ जम चुके थे 3 बजे से, शेयर कोल्ड। तो उसने, हरबंस पुराना फौजी था और मैं यंगस्टर था, उसने क्या किया, उसने कहा पिन निकाल लिया, पिन निकाल के उसने मेरे को दिया। तो पिन निकाल के दिया तो उसका लीवर खुल गया, तो कुछ ही सेकंड का वो होता है। तो जैसे ही आया मेरे पास करता हुआ आया, तो मैंने कहा भी फटेगा ये, तो एकदम पकड़ के मैंने उसको फेंक दिया और ब्लास्ट हुआ, और उसके अंदर तो कहानी खत्म हुई। और दिस इज हाउ दैट स्टोरी केम टू एन एंड। बाय गॉड्स ग्रेस हमारे किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन जब ये एक्शन हमारा शुरू हुआ था तो वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे। और जब हमारी कुछ टुकड़ी उतर के आ रही थी, एक स्टॉप लगा हुआ था पहाड़ी के ऊपर, एक बहुत बड़े लेवल पर एक ऑपरेशन चल रहा था, शाम का टाइम था, क्लोजिंग डाउन का ऑर्डर हो गया। तो वो जब उतर के आ रहे थे, 2 ही आ रहे थे, तो आतंकवादी ने देखा ये 2 आ रहे हैं, तो इनको घेर के मार लेते हैं, तो उनको फायर किया। तो वो 2 ही थे, तो वो बेचारे वहां से किसी तरह बच के निकले। तो जैसे ही गोली चल गई, हम भी क्लोजिंग डाउन के उसमें थे कि चलो भाई हो गया, चलो घर। फिर हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, कहते दानवीर सिंह एक्शन, क्योंकि हमारे नजदीक था। तो फिर हमने दौड़ते हमने बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दिए थे, सब तैयारी में थे कि अब निकल। दौड़ते बुलेट प्रूफ जैकेट पहना, फिर वो उसको हम लोग गुथली बोलते हैं पंजाबी में, जिसके अंदर 5 मैगजीन, 2 ग्रेनेड, तो वो लगा, दौड़ रहे हैं। और कवरिंग फायर देने के लिए फिर एक पार्टी तुरंत लगाई वहां एलएमजी से, वहां फायर शुरू किया। और जब हम नजदीक पहुंचे तो आतंकवादियों ने अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हम पे हमला किया। तो इधर पिक्चरों में देखते हैं ना एकदम कि वो बम फट रहा है, ग्रेनेड फट रहा है, और आप उड़ते हुए जा रहे हैं, अगर स्लोमो में बने ना एकदम, तो बहुत सीन हुआ। जब वहां पहुंचे तो ग्रेनेड फटे, ठा ढूम, और उड़ते हुए कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, और गिरे नीचे। फिर देख रहे हैं यार तो बच गए कि लगी तो नहीं गई बच गए। फिर और हल्ला हुल्ला, ये वो तड़, फिर कहानी चलनी शुरू हुई। फिर उसके बाद में फिर जब पहुंचा कि यार ये तो साले उधर बैठे हुए हैं यार, इनका स्ट्रॉन्ग पकड़ है यहाँ पर, तो ये ऐसे नहीं होगा, इनके आगे पत्थर हैं, ये है वो है, तो ये नहीं होगा, तो कैसे क्या हो। तो फिर बोले कि ऐसे नहीं होगा, इनको बाएं से जाते हैं, पहाड़ी के पीछे ऊपर से नीचे हमला करेंगे। तो जब वो ऊपर से नीचे हमला कर रहे थे तब ये कार्रवाई हुई, जिसके अंदर एंड में एमिनिशन भी खत्म हो गया। हमारे कमांडिंग ऑफिसर को लगा कि यार ये लड़ाई बड़ी देर तक चल रही है, अब अंधेरा होने वाला है, तो हो सकता है कि कहीं कैजुअलिटी ना हो जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना, फॉग ऑफ वॉर।
तो उन्होंने श्रीनगर में उधर हेलीकॉप्टर्स को भी बताया था, तो एक हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा था कि कोई होगा तो निकालेंगे, लेकिन शाम का टाइम है तो उनको वापस भी जाना है, नाइट फ्लाइंग की वो काबिलियत नहीं है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द एविएटर्स ऑल्सो कि कम विजिबिलिटी होने के बाद भी, मेरे को याद है कि जब ऑपरेशन खत्म हुआ और वो, तो मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर भी चल रहा है, मैंने कहा यार चल शुक्र है भाई तू जा, तेरी जरूरत नहीं है, सब के सब सही सलामत है। तो ये एक ऑपरेशन हुआ। I've never been to Kashmir but I really want to go there. कहते हैं कि कश्मीर खूबसूरत तो बहुत है पर हवा में दहशत है। अब आपको कितने साल हो गए हैं कश्मीर से दूर हुए? यार मैं कश्मीर से दूर हुआ ही नहीं, मेरे बहुत सारे कश्मीरी मुसलमान दोस्त हैं, उनमें से सरेंडर टेररिस्ट भी हैं। एक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो अल बद्र या पता नहीं कौन सी तंजीम के साथ था, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आया और उसके बाद में हमने उसको पकड़ने के बाद में उसने सरेंडर कर दिया, मतलब घेर लिया, उसने सरेंडर कर दिया, उसके साथ ही सारे मारे गए, सरेंडर कर दिया। फिर वो हमारे साथ जुड़ गया, हमारा दोस्त बन गया। तो हमारी यूनिट के साथ उसने बहुत काम किया और ऐसे अच्छे रिश्ते बन गए कि आज भी हम हाई हेलो होती रहती है, और भाई क्या हाल है। तो ऐसे और भी हैं, तो कुपवाड़ा के अंदर हैं, आपके सोपोर साइड में है, उड़ी साइड में है, तो है जान पहचान दोस्ती। नहीं सर, कश्मीर में काफी लंबा टाइम गुजारा है, सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर की कौन सी? हाँ, तो कश्मीर वैली सबसे खूबसूरत है। और आपने वो पहले वाले सवाल का एक छोटा सा मैं और ऐड कर दूं, एक बहुत परसेप्शन क्लियर कर दूं, कश्मीरी बहुत ही अमन पसंद और बहुत ही शानदार लोग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और रिलीजन किसी भी समझदार आदमी को पागल बना देता है। वो अब समझते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, अभी नीट का एग्जाम देख लीजिए, कोई भी एग्जाम देख लीजिए, उनमें जो एक एनडीए का एग्जाम हुआ था, जो टॉपर्स आपको मिलेंगे, टॉप उसमें आपको कश्मीरी मिलेंगे। दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी फैंटास्टिक पीपल, एंड मैंने बड़े अप क्लोज देखा है। दे आर गुड पीपल। यस सर, यू आर राइट। अतर हली आते हैं यूपीएससी के रैंक 1 बहुत अच्छे लोग हैं। तो अब कश्मीर सर कितना बदल चुका है उस पुराने कश्मीर से, अगर हम कंपैरिजन करें? कश्मीर तब भी पूरी तरह से ऐसा नहीं था। देखो, जब आपके मोहल्ले में बंदूक आ जाए ना, तो आप डर के मारे कुछ नहीं करते। बाकी छोड़िए, कई आपको दोस्त मिल जाएंगे तो सोशल मीडिया पे भी अपनी बात नहीं लिखते हैं। डर लगता है कि यार अगर मैं सोशल मीडिया पे कुछ लिखूंगा तो मेरे को टारगेट करेंगे, ट्रोल करेंगे। सोशल मीडिया के डर से आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो जब आपके वहां पे बंदूक हो जाएगी, अब जिस सोसाइटी में रहता हूँ, यहाँ पे मेरी सोसाइटी में 10 AK-47 आ जाए, तो मैं तो वही करूंगा जो वो बोलेगा। समझ गए आप मैं जो कह रहा हूँ? तो वहां पे पाकिस्तानी नैरेटिव बहुत था, रिलीजन का चूरन बहुत जबरदस्त, और रिलीजन एक्चुअली आपको अलग रास्ते पे ले जाता है। बट अभी लोगों के दिमाग अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। सोशल मीडिया देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगिट बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, तो बहुत फर्क पड़ गया है। आई थिंक बहुत ही थोड़ी परसेंटेज होगी, वो तो हमेशा रहेगी, रेडिकलाइज परसेंटेज वो तो रहेगी, वो हर एक सोसाइटी में आपको रेडिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, बट बाय एंड लार्ज अब वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाला कोई खेल नहीं है। अच्छा सर, अब थोड़ी पर्सनल लाइफ पर भी आ जाता हूँ। आपकी जो अदर हाफ है, आपकी मिसेस है, मैम इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। जी जी जी, जैसा मुझे पता है। सो सर, मैम के बारे में भी अगर आप थोड़ा बता पाए। शी इज नॉट हियर राइट नाउ। मैं तो चाहता था कि मैम भी यहाँ पर जरूर मिले, बट अगर आप उनके बारे में बता पाए। तो बस मैं उनके बारे में ये बताऊंगा कि कारगिल के हवाले से ही बताऊंगा कि जैसा मैंने बोला कि मेरा काम था उस रोड को क्लियर रखना, तो कई बार मैंने कई गाड़ियां देखता था मैं, और मेरा गाड़ियों का मेरे को याद है, एक 2.5 टन थी, तो काला झंडा लेके चला करती थी। एंग्जाइटी, यंगस्टर्स वाली जो एंग्जाइटी होती है ना, तो वो कॉन्वॉय थोड़ी हॉल्ट करी, तो मैंने उस गाड़ी के ऊपर पीछे पैर रख के मैं चढ़ के देखा यार कि अंदर एक बड़ी जो एम्बामिंग हो जाती है डेड बॉडी की, तो उसकी एक बड़ी वो एक अलग सी स्मेल आती है ना, तो बड़ी पिक्यूलर पंजेंट स्मेल थी। तो मैं ऐसे ही उठ के देखा अंदर, तो स्लीपिंग बैग का इनर होता है, स्लीपिंग बैग हमारे होते हैं ओजी कलर के, ऑलिव ग्रीन,
लेकिन उसका इनर होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो ऑलिव वो स्लीपिंग बैग के इनर के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज मेरे को दिखी एंड एकदम धक्का लगा वो। एंड एम्बामिंग थी और पहाड़ से आ रहे थे तो वो डेड बॉडीज जो हैं उनके अंदर जो भी था वो जम गया होगा, फिर नीचे आई बॉडी गर्मी से पिघली होंगी। तो आई वोंट से खून, बट खून से लेस जो पानी गिरा था तो वो आप कह सकते हैं कि खून भी 2.5 टन के साइड से गिरे। गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई। तो मेरे को बड़ा वो लगा। और ये सारी कहाँ जा रही थी गाड़ियाँ? ये जा रही थी जम्मू। जम्मू में डेड बॉडी रिसीव करने का काम था मेरी वाइफ का। तो मेरी वाइफ का काम था डेड बॉडी को रिसीव करना, डेड बॉडी को मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्ट करने के बाद में उसको डिटेल करना कि ये बाय एयर जाएगी, ये बाय रोड जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिविल हायर ट्रांसपोर्ट करी हुई थी, जो डेड बॉडीज पंजाब और जम्मू और हिमाचल साइड की जो थी वो गाड़ियों में जाती थी। तो ये मेरी वाइफ का काम था। जो इनकी टीम थी, 2-3 ऑफिसर थे, उनके ऊपर एक सीनियर ऑफिसर था। और जो एयर में जाने वाली, कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई कहीं से, तो ये 24 आवर/7 मेरी वाइफ का काम था। और जब और कितना मुश्किल काम साइकोलॉजिकल रहा होगा जब आप ये रोज इतनी डेड बॉडी देख रहे हैं, और वो भी अपने देश के जवानों की, और आपका खुद का आदमी जो है वो वहां पे फौज में और वहीं है और लाइन ऑफ एक्शन पे है। हाँ, वहां पे है। तो वो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी, जितना हमें नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि हम तो एक्शन में थे, वहां पे एक्शन नहीं है, वहां पे फर्क पड़ेगा। तो ये एक वो था। एंड मेरी वाइफ के ऊपर एक आर्टिकल बीबीसी में भी छपा था इसी एस्पेक्ट को लेकर। सो मेरे ख्याल से आप नेट सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा। हाँ, शी इज कैप्टन अनुभा राठौर एंड शी वाज फ्रॉम द ऑर्डिनेंस। तो दैट्स हाउ इट इज। तो सर, ये सब हमने बातें करी हैं अब तक जो हो चुका है। तो अभी क्या मैम भी रिटायरमेंट हो चुका हाँ, है? फौज छोड़ के अब वो एक यूनिवर्सिटी में है। ओके, सो अभी भी मतलब गिविंग जारी है। अभी हाँ, सोसाइटी को जो दे सकते हैं आप दे लोग सकते हैं, वो दे रहे हैं, कर रहे अपना हैं। काम कर रहे हैं। और आगे सर, अब जो यूथ आ रहा है देश में, चाहे फिर हम जब आज बात कर रहे हैं तो इट्स जुलाई 22nd, 23rd, 24th में आप शायद इसको देख पाए इंटरव्यू को। तो ये वो दौर चल रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रदर्शन हो रहा है जिसे यूथ प्रदर्शन का नाम दिया गया है, वहाँ यूथ है भी। तो सर, आप आने वाली देश की युवा पीढ़ी को किस तरीके से देखते हैं और अपनी तरफ से उन्हें क्या देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं? चलिए, आपने बात कर ही दी है तो ये कॉकरोच मूवमेंट जो चल रहा है, और क्योंकि मैं फौजी हूं, मैं तो पॉजिटिव बात ही करूंगा। तो कॉकरोच की बड़ी खासियत होती है, आपको मालूम है? Yes. अगर आप गूगल करेंगे, टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट जब हुए थे, जब न्यूक्लियर टेस्ट का दौर हुआ था, जब खूब न्यूक्लियर टेस्ट होते थे दुनिया में, यूएस में स्टडीज हुई हैं, रशिया में हुई हैं, न्यूक्लियर ब्लास्ट को सरवाइव सिर्फ एक ही जीव कर पाता था, वो था कॉकरोच। अंत में सिर्फ कॉकरोच बचा। कहने का मेरा मतलब यह है कि कॉकरोचों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सरवाइव करेंगे, आप देश हित सर्वोप्रिय रखिए। डेमोक्रेसी एक बड़ी खूबसूरत चीज है, उसको बरकरार रखिए। आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप देश के लिए कुर्बानी दीजिए, बलिदान दीजिए, आपको सलूट है। लेकिन वो जो फौजी है, आरएएफ का है, पुलिस वाले हैं, उनको मारिए पीटिए मत, आगजनी ना कीजिए। और जो बेचारे मीडिया वाले भाई हैं, वो तो नौकरी कर रहा है, माइक आईडी लेके जा रहा है, आपने उसके साथ में बदतमीजी कर ली, तो वो
आपकी छवि को जो है मुहिम को भी कमजोर मुहिम कर की रहा है। वो भी कमजोर मुहिम कर रहा को है। और जो कमजोर मीम्स हैं, क्या जबरदस्त रील्स बना रहे हैं भाई, जेन जी तो अमेजिंग रील बना रही है, हंस हंस के मैं पागल हो गया हूं। बट सिर्फ मतलब अमेजिंग क्रिएटिविटी है यार, बहुत। Creativity spilled all over. अरे अमेजिंग, मेरे को तो इतना मजा आता है। बट समाव जो उसमें जो गाली गलौज वाला सीन है ना, वो थोड़ा सा कम हो सकता कम। थोड़ा कम हो सकता है। वैसे मजा तो मेरे को पूरा आ रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार लेकिन वेल जो भी है, अमेजिंग यार, अमेजिंग, दैट्स ऑसम। सो बस यही मेरा संदेश है कि डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, देश सही रास्ते पे रहना चाहिए, और जो आगजनी और जो उस तरीके से वो जो हो रहा है, जो तशद्दुद हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी सब चलते रहते, बाकी ऑल इज गुड। बिल्कुल सर। तो सर आज आपने हमसे बात करी, बात तो मेरे पास और बहुत है करने के लिए, आपके पास भी बहुत कुछ है बताने के लिए, बट समय की अपनी अपनी पाबंदी है, आपकी अपनी नहीं, हम भी बहुत बड़े बीसी मास्टर हैं, बहुत लंबी बात कर सकते हैं। समय की अपनी अपनी पाबंदियां हैं। तो बीसी का मतलब है बातचीत। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ एक फुली एनर्जेटिक कर्नल, एक्स कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बातचीत करी, इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि हम उनसे और भी बात कर सकते हैं, बट समय की पाबंदियां हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जब अगली बार हम सर के पास आए तो मैम भी मौजूद रहें और दोनों के साथ एक साथ बात करें। तो सर आज तो बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारी यूथ को भी आपने मैसेज दिया है, वो भी उन तक जरूर पहुंचेगा जी। और जितने एनर्जेटिक आप आज हैं सर, आप या कंप्लीटली मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। तो कर्नल साहब का इंटरव्यू देखिएगा, और कारगिल विजय दिवस की इस वर्षगांठ को आप एक प्राउड की तरह लीजिएगा, क्योंकि ये देश की गर्व की बात है। देश ने जब जब ऐसे काम करे हैं, जब जब ऐसी चीजें करी हैं, उसे हमें प्राइड की तरह लेना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहिए। और इसलिए आज हम कर्नल साहब के पास पहुंचे थे, क्योंकि हमें आपको वो कहानियां सुनानी थी जो समय के साथ या तो कहीं पीछे छूट गई हैं या उनका डिस्कशन नहीं हो पाया। तो आज वही कहानियां हमने आप तक पहुंचाई हैं। आपका इसको लेकर जो भी व्यू हो, आप जो भी सोचते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आपकी तरफ से अगर कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।